नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आज टॉपिक देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास का बंटवारा। चूँकि पिछले वीडियो में जो इतिहास का शुरुआती वीडियो था, उसमें हमने कुछ इतिहास की बेसिक समझ विकसित की थी कि कैसे ईसवी को लिखा जाता है, कैसे ईसा पूर्व लिखा जाता है, कैसे ईसवी लिखा जाता है, कैसे बिफोर क्राइस्ट बीसी लिखा जाता है, कैसे एना डोमिनी लिखा जाता है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा, इन सब बातों पर चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में किया हुआ था। हमने ये भी बताया था कि कैसे शक संवत और विक्रम संवत की स्टार्ट हुई, है ना दोस्तों। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, और वो आता है कि इतिहास का बंटवारा कैसे करें, है ना, किस आधार पर करें, उसकी डेटें क्या होगी। तो सबसे जटिल दोस्तों इतिहास में, चूंकि इतिहास पढ़ने में बड़ा मजा आता है, इतिहास का जो सबसे कठिनतम पक्ष है वो ये है कि डेटें याद नहीं होती। तो दोस्तों देखिए कि आज उन डेटों को कितने सरल तरीके से अपन कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। जो डेटें हमें हमेशा कंफ्यूज किया करती थी, वो आज कितने आसानी से हमें याद हो जाती हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इतिहास का बंटवारा करने से पहले सर्वप्रथम देखेंगे कि हमारे जो इतिहास के पिता हैं, जो इतिहास के पिता हैं, इतिहास के पिता या इतिहास के जनक जिसको कहा जाता है ना, वो है हमारे हेरोडोटस। तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, जो एक क्या है, यूनानी है, या क्या है, यूनानी है ना। और इनकी जो पुस्तक है वो हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया, है ना। इनकी जो पुस्तक है वो हिस्टोरिया है, और हिस्टोरिया को लिखा हेरोडोटस ने। लगभग कब लिखा, तो ये लिखेंगे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई, है ना। तो यहीं से आता है, सर्वप्रथम एक क्वेश्चन यहीं से बनाता है कि इतिहास के जनक किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इतिहास के जनक कहलाते हैं हेरोडोटस। कहाँ से हैं, तो यूनान के हैं। इसके बाद इनकी पुस्तक का नाम आता है कि हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया है। यह आपसे पूछा जाता है कि हिस्टोरिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखा हेरोडोटस ने। इसके बाद कब लिखी गई है, तो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, या कह दें कि 494, है ना, ईसा पूर्व, यानी कि 494 बीसी या 494। एक और बताया था, क्या बताया था कि BCE, यानी कि बिफोर कॉमन इरा। इन सब चीज़ों पर चर्चा हम कर चुके थे पहले वीडियो में, है ना। यदि आपको समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये तो होगा इतिहास के जनक, लेकिन मैं कहूँ कि भारतीय इतिहास के जनक या भारतीय इतिहास के पिता या जनक किसको बोला जाता है, कहे जाएंगे हमारे महर्षि वेदव्यास। सब जानते होंगे, ये भी कुरुवंश से संबंधित थे। या ये कहें कि जो माता सत्यवती थी, आपने नाम सुना होगा, है ना, गंगा पुत्र भीष्म का। तो गंगा पुत्र भीष्म जो है माता सत्यवती के पुत्र हैं, लेकिन ये जो महर्षि वेदव्यास है, ये माता सत्यवती के कुंवारे के पुत्र हैं। इसलिए इन्हें क्या किया, है ना, ऋषि धर्म अपना लिया। तो महर्षि वेदव्यास क्या हैं, भारतीय इतिहास के पिता कहे जाते हैं। और दोस्तों आगे बात करें तो वेदव्यास को वेदों का संकलन कर्ता कहा जाता है, वेदों का संकलन कर्ता। याद रखिएगा दोस्तों कि वेदव्यास वेदों के रचयिता नहीं है, वेदों के संकलन करता है, यानी कि उनने इकट्ठा कर वेदों को क्या किया, बना दिया, है ना। जबकि जो वेद के वाक्य है, वेदों के सूक्त है, वेदों के मंत्र है, ये अलग अलग ऋषियों द्वारा अलग अलग कालखंड में तैयार किए गए। इनने क्या किया कि उसको एक धागे में पिरो दिया और एक साथ बना दिया वेद, और उनका नाम दे दिया, अलग अलग वेदों का नाम दे दिया। जैसे कि लास्ट में देखिए अथर्ववेद है, तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। वैसे ही ऋग्वेद है। दोस्तों महर्षि वेदव्यास को एक उपाधि दी जाती है, और वो दी जाती है कृष्ण द्वैपायन
कृष्णद्वैपायन की उपाधि दी जाती है। अर्थात महर्षि वेद व्यास का पूरा नाम होगा महर्षि वेद व्यास का पूरा नाम होगा महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन। तो महर्षि वेद व्यास का पूरा नाम महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन है, जिसमें से कृष्ण द्वैपायन उनकी क्या है, उपाधि है। तो दोस्तों वेदों का संकलन किसने किया, महर्षि वेद व्यास ने। लेकिन महर्षि वेद व्यास ने रचना जो की है वो दोस्तों की है महाभारत की, है ना। तो महाभारत के रचनाकार कौन है, वो है महर्षि वेद व्यास। दोस्तों जब महाभारत से चर्चा आई है तो मैं दो बातें यहाँ से बता दूं आपको कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद है, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसको कहा जाता है रज्मनामा। दोस्तों सैकड़ों बार क्वेश्चन एसएससी ने रिपीट किया हुआ है कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है या फारसी नाम क्या है, तो दोस्तों उसमें ध्यान रखिएगा रज्मनामा। इसके बाद जब महाभारत की बात की है तो और भी बात करें कि दोस्तों महाभारत को अपन बोलते हैं जय संहिता। महाभारत का एक नाम और है और वो है भारत। महाभारत को है ना भारत, और भारत के बाद महाभारत को महाभारत कहा गया। और दोस्तों जब इसमें टोटल 1,00,000 श्लोक हो गए, 1,00,000 श्लोक हो गए, तब इसको बोला गया सहस्त्र संहिता। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय संहिता जब इसमें 8800 टोटल श्लोक थे तब इसको बोला गया जय संहिता। 8800 के बाद जुड़ते जुड़ते इसमें श्लोकों का संचयन किया गया तो उसमें आए 24,000 श्लोक, तब इसको बोला गया भारत। और दोस्तों जब इसमें हो गए 1,00,000 श्लोक तो इसको बोल दिया गया महाभारत, और महाभारत को ही बोला जाता है सहस्त्र संहिता। तो दोस्तों महाभारत से 4 क्वेश्चन निकल के आए कि महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है, महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है, लेकिन जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसको कहा जाता था जय संहिता। जब इसमें हुए 24,000 श्लोक तब इसको कहा गया भारत, और जब इसमें हो गए 1,00,000 श्लोक तब इसको कहा गया महाभारत। और महाभारत को ही कह देते हैं सहस्त्र संहिता, क्योंकि यहाँ पर सहस्त्र का मतलब है 1,00,000, अर्थात ऐसी संहिता जो 1,00,000 श्लोकों से लिखी गई है उसको कहा जाता है सहस्त्र संहिता। सहस्त्र संहिता महाभारत का ही नाम है। दोस्तों ये हो गई कुछ बेसिक जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो थोड़ा सा आप नोट्स भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें एक ही जगह आपको सारा कंटेंट नहीं मिल पाता है ना। तो दोस्तों बेसिक जानकारी के बाद यदि आगे बात करें तो देखेंगे कि इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि से हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा हुआ है, कालखंडों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों देखिए कि जो पहला कालखंड है वो होगा हमारा प्राक ऐतिहासिक काल। इसके बाद दोस्तों दूसरा आता है आद्य, है ना, आद्य इतिहास। इसके बाद दोस्तों आता है तीसरा और वो होता है हमारा ऐतिहासिक काल। दोस्तों यदि हम इनके डेफिनेशन की बात करें तो सुन लीजिए ध्यान से कि ऐसा इतिहास या ऐसा काल जिसको न पढ़ा गया और न लिखा गया, यानी कि यहां पर ना तो कोई लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ना ही उनको पढ़ा जा सकता है, यानी कि जब लिखे नहीं गए तो पढ़ा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों इसमें ना पढ़ा गया ना लिखा गया। इसके बाद आते हैं आद्य इतिहास में। तो आद्य इतिहास ऐसा इतिहास का एक पार्ट है जिसमें लिखा गया है
लेकिन पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। तो दोस्तों पढ़ा नहीं गया, लिखा तो मिलता है, और किस प्रकार से लिखा मिलता है? चित्रों के रूप में। आगे उसकी चर्चा अपन करते हैं। दोस्तों ऐतिहासिक काल तो ऐसा है कि जिसको लिखा भी गया है, लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो अब डेफिनेशन बनाइए इसका कि ऐसा कालखंड जिसको न पढ़ा जा सकता है न लिखा जा सकता है, या न पढ़ा गया न लिखा गया, ऐसा कालखंड कहलाता है प्राक या प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों दूसरी बात करें आद्य इतिहास की, तो आद्य इतिहास काल ऐसा इतिहास है जिसको लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। कुछ लोगों ने इसका दावा किया था, 2-3 लोगों ने, कि हम इसको पढ़ लेंगे, लेकिन जब कहा गया कि आप पढ़ के बताइए, इसका अर्थ निकाल के बताइए, तो वो गलत साबित हुए। अर्थात लिखा है लेकिन इस काल को पढ़ा नहीं गया है, और इतिहास काल है ना, और ऐतिहासिक काल का ऐसा कालखंड है जिसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। जैसे कि हमारे वेद, जैसे कि हमारे पुराण उसी टाइम के ऐतिहासिक काल के ही हैं, इसलिए ऐतिहासिक काल को लिखा भी जाता है और ऐतिहासिक काल को पढ़ा भी जाता है। दोस्तों इसके बाद यदि बात करें तो आप देखेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि कब से चला रहा है। मतलब ये आदि काल से जो टाइम पीरियड चला आया उसी को ही क्या बोल दिया गया? प्राक या प्राग ऐतिहासिक काल। मतलब इसका कोई कालखंड निर्धारित नहीं है। 2 डेटें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं, और वो ये कि यहाँ पर कह दिया जा सकता है कि अनंत काल से या कई इतिहासकार लिखते हैं कि 25 लाख वर्ष पूर्व से। इस पर अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले दोस्तों ये देखेंगे कि जो प्राक इतिहास है, चूंकि इसको न पढ़ा गया न लिखा गया, तो ये जो प्राक इतिहास काल है इसमें मानव सभ्यता का विकास हुआ है, और मानव सभ्यता का विकास जो हुआ है वो पाषाणों तक ही सीमित रहा है। इसका मतलब इस काल के लोग सिर्फ पत्थरों का उपयोग करना जानते थे, और पूरे कालखंड में यदि देखें तो सिर्फ पत्थर ही मिले हैं। इसलिए इस पूरे कालखंड को ही पाषाण काल की उपमा दी गई या पाषाण काल कहा गया। इसलिए दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे दोस्तों यदि बंटवारा इसका करें तो संपूर्ण जो इसका टाइम पीरियड होगा, और वो होगा दोस्तों आदि काल से, या कहते अनंत काल से 2300 ईसा पूर्व तक, अनंत काल से 2300 ईसा पूर्व तक। यह दोस्तों कर दे इतिहासकारों के हिसाब से तो 25 लाख वर्ष पूर्व से कब तक? 2300 ईसा पूर्व तक। क्योंकि दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से हमारी लग जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, और ये हम कार्बन रेटिंग या C14 में या कार्बन डेटिंग में जान चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने कार्बन 14 की चर्चा की भी थी, तो उसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों यदि हम बात करें इसके बंटवारे की, पाषाण काल के बंटवारे की, तो दोस्तों इसको 3 से 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखेंगे कि इसका पहला जो भाग होगा वो पूरा पाषाण काल होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा होगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो दोस्तों वो होगा नव पाषाण काल। इसके बाद दोस्तों लग जाता है नव पाषाण काल के बाद लग जाते हैं हमारे ताम्र पाषाण काल। इसमें दोस्तों थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि पाषाण की प्राग ऐतिहासिक काल में पूरे कालखंड में पत्थरों का यूज मानव ने किया, इसलिए पूरे कालखंड को हमने कह दिया पाषाण काल। और पाषाण काल को हमने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त कर दिया।
है ना, 3 भागों में विभक्त कर दिया। पहला काल हो गया इसमें पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया इसमें मध्य पाषाण काल, और तीसरा दोस्तों हो गया नवपाषाण काल। इसके बाद नवपाषाण काल के बाद जो आ जाता है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। दोस्तों देखेंगे कि 3 संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं। पहली मिलती है पाषाण संस्कृति, है ना, जहां पर इंसान सिर्फ पत्थरों का यूज करता था। दूसरी मिलती है ना, ताम्र पाषाण संस्कृति, जहां पर मानो पत्थरों के साथ तांबे का भी यूज करने लगा था। और तीसरी आगे मिलेगी कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन संस्कृति, जहां पर मानव ने तांबे को छोड़कर कांसे का उपयोग करने लगा था। उस काल को बोल देंगे कांस्य युगीन संस्कृति। चूंकि कांसा की बात आई है तो दोस्तों मैं बता दूं कि तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है कांसा। तो सबसे पहले मानव ने तांबे की खोज की, तांबे की खोज करने के बाद उसने टिन की खोज की। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में आते आते उनने टिन को और तांबे को मिलाना सीख लिया और बना लिया कांस। इसलिए जिस काल में कांसे के बर्तनों का उपयोग होता है या कांसे की धातु का उपयोग होता है उसको बोल दिया जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो दोस्तों ऐसा काल जिसमें सिर्फ पाषाण का यूज यानी कि पत्थरों का उपयोग मानव किया उसको बोला गया पाषाण काल। और जिस काल में पत्थरों के साथ मानव तांबे का भी उपयोग करने लगा उसको बोला गया ताम्र पाषाण काल। और जिस काल में मानव कांसे का उपयोग करने लगा उसको बोला गया कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन संस्कृति। चलिए इसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य रहता है कि जैसे कोई टॉपिक चल रहा है उसमें कोई चीज बताने वाली आ गई है, कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आपको समझाना जरूरी होता है तो मैं उसको बता देता हूं, है ना। इसके बाद अपन आते हैं अपने टॉपिक पे कि ताम्र पाषाण काल ये क्या है, इसका चौथा भाग होगा। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि इनके बंटवारे की तो बंटवारा आप ले लीजिए कि पूरा पाषाण काल जो होगा वो 25 लाख से लेकर 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक 12,000 ईसा पूर्व तक जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो जो मध्य पाषाण काल है वो 12,000 ईसा पूर्व से कहाँ तक जाएगा, 8,000 ईसा पूर्व तक जाएगा, 8,000 ईसा पूर्व तक जाएगा। इसके बाद दोस्तों नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल आपका जाएगा 8,000 से और जाएगा आपका कहाँ तक, और ये जाएगा 3500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद दोस्तों यदि ताम्र पाषाण काल की बात करें तो ताम्र पाषाण काल जाएगा 3500 से लेकर 3500 से ईसा पूर्व याद रखिए 3500 ईसा पूर्व से लेकर और ये जाएगा 2300 ईसा पूर्व तक, 2300 ईसा पूर्व तक। इसको आप याद रखिएगा। ईसा पूर्व और ईस्वी हम पहले ही बता चुके हैं तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब हम यदि पूरा पाषाण काल की भी बात करें तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त किया है इतिहासकारों ने। तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं कि ये होगा निम्न पूरा पाषाण काल। यदि हम पूरा पाषाण काल के दूसरे भाग की बात करें तो ये होगा मध्य पूरा पाषाण काल। और दोस्तों इसके अगले पार्ट की बात करें तो ये होगा उच्च पूरा पाषाण काल। दोस्तों ये जितने भी कालखंड हैं इन सब का कोई ना कोई विशेषता है। कौन से काल में क्या हुआ ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों जैसे यहाँ पर मानव ने क्या किया, मानव सभ्यता का विकास होना स्टार्ट किया, होमोसेपियंस मानव पहली बार देखे गए। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल के बाद उच्च पूरा पाषाण काल में जैसे प्रवेश करेंगे वैसे मानव यहाँ कर लेगा आग की खोज। लेकिन आग की खोज करने के बावजूद भी वो मानव आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। जैसे आगे मध्य पाषाण काल में देखेंगे कि मानव जो है बस्तियां बनाकर रहने लगा है। स्थायी बस्ती नहीं थी, अस्थायी बस्ती थी। और मानव
पशुपालन करना सीख गया है और मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था, इसके भी प्रमाण मिले हैं। इसके बाद नवपाषाण काल में आते हैं। तो दोस्तों नवपाषाण काल में जो मानव ने उच्च पूर्व पाषाण काल में आग की खोज करी थी, नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया, उसका प्रयोग करना सीख लिया। अर्थात यहाँ पर खाना वो पकाकर खाने लगा, मांस को पकाकर खाने लगा। इसके पहले वो कच्चा मांस खाया करता था, यहाँ पर कोई पकाने की सुविधा नहीं थी। चूंकि आग का प्रयोग करना सीख गया तो यहाँ पर भट्टियां भी बनाई जाने लगी। इसलिए दोस्तों इस नवपाषाण काल में हमें मृत भांड मिले हैं, है ना, गहरे गहरे लाल रंग के मृत भांड मिले हैं। मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं और पके हुए मिले हैं, जैसे कि भट्टी में पकाए हुए हों। तो यहाँ पर मनुष्य, है ना, आग का अच्छी तरह उपयोग करना जान गया था। इसके बाद दोस्तों बात करें कि यहाँ पर मानव ने क्या किया, कृषि कार्य आरंभ कर दिया, यानी कि आदिम कृषि या पुरानी कृषि स्टार्ट कर दिया। मतलब नए तरीके से नहीं, जैसे कि बीजों को उसने क्या कर दिया, छिड़क दिया, वो पानी बरसात का ऑटोमेटिक उग रहे हैं, ऑटोमेटिक फसल दे रहे हैं। मतलब आदिम कृषि करना स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पर क्या हुआ, कृषि अच्छी प्रकार से करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन चूंकि मध्यपाषाण काल से ही मानव ने बस्तियां बनाना स्टार्ट कर दिया था, रहना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन नवपाषाण काल में अच्छे प्रकार से रहना स्टार्ट कर दिया। मतलब सुव्यवस्थित ढंग से अपना क्या है, रहन सहन स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ताम्रपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर मानव ने इतना विकास कर लिया था कि तांबा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं, जहां पर ये लोग तांबे का निष्कर्षण किया करते थे। ताम्र काल के हमें चूड़ा भी मिले, जो महिलाएं चूड़ा और चूड़ियां पहनती हैं, तो तांबे के चूड़ा और चूड़ियां भी मिली हैं। इसके बाद बलूचिस्तान से तांबा को पकाने वाली भट्टी भी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इन सब पर चर्चा हम क्रम से करेंगे। फिलहाल हमारा उद्देश्य है इतिहास का बंटवारा करना। चूंकि यदि दोस्तों इसी वीडियो में सब हो जाएगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में असुविधा होगी। इसलिए चलिए देखते हैं आदि इतिहास के बारे में। चूंकि इसको हमने कालखंडों में विभाजित कर दिया और थोड़ा बहुत इसके बारे में जान भी लिया। दोस्तों आदि इतिहास की बात करें तो आदि इतिहास को हम, जिसको लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला होगा कौन सा, पहला होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट होगा वैदिक सभ्यता। और दोस्तों वैदिक सभ्यता की भी यदि बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला भाग होगा कौन सा, ऋग वैदिक काल और दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। चलिए दोस्तों इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें देखना है इसका टाइम पीरियड। तो देखेंगे कि 2300 ईसा पूर्व तक हमारा चला ताम्रपाषाण काल, लेकिन ये चला 2300 ईसा पूर्व से और ये स्टार्ट हो जाएगा ईसा पूर्व से, और ये स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों चलेगा 600 ईसा पूर्व तक। अब जब ये 600 ईसा पूर्व तक चलता है तो इसके दो भाग हैं, और जब दोनों भागों का अलग अलग बंटवारा करेंगे तो दोस्तों ये होगा 2300 ईसा पूर्व से 1700, है ना, 1707 ईसा पूर्व तक। अब यदि सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1707 ईसा पूर्व तक है तो दोस्तों वैदिक जो सभ्यता होगी वो होगी 1707 से कहां तक, 600 ईसा पूर्व तक। दोस्तों चूंकि वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को यदि डेटों में लिखें तो सबसे पहले देखिए कि आएगा 1707 से 1000 ईसा पूर्व तक। और यदि उत्तर वैदिक काल की बात करें तो दोस्तों ये आएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये इसका कालखंड का बंटवारा है। दोस्तों मैं बात करूं तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है यहाँ पे असलियत में द्रविड़ निवास करते थे या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोग निवास करते थे, लेकिन इसके बाद यहाँ पर हुआ आर्यों का आगमन
है ना। और आर्य जो थे उनका कई इतिहासकारों ने कई जगह से उनका आना बताया हुआ है, तो उस पर आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आए आर्य और आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता का किया विनाश, ऐसा माना जाता है, कई इतिहासकारों ने कहा है। इसके बाद वो खुद बसना स्टार्ट हो गए। जब से भारतीय कालखंड में आर्यों ने बसना स्टार्ट किया और आर्य बस गए, उस समय से 600 ईसा पूर्व तक के समय को कहा गया वैदिक सभ्यता। यानी कि वैदिक सभ्यता किसकी सभ्यता है, तो लिखेंगे आर्यों की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता किसकी सभ्यता है, तो वो थी द्रविड़ की या भूमध्य सागर से आए हुए लोगों की सभ्यता, है ना। इस पर चर्चा करेंगे। कई इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर राजा इंद्र अपनी सेना लेकर आए थे और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का उन्होंने विनाश कर दिया। लेकिन दोस्तों कई इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ आने के कारण हुआ है। दूसरे इतिहासकार ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा राख का टीला मिला हुआ है, तो इसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश दावानल के कारण हुआ है, यानी कि अग्नि के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि इस सभ्यता का विनाश किसी बड़ी महामारी के कारण हुआ है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक कंकाल प्राप्त हुआ था। उस कंकाल का जब डीएनए लिया गया तो उसमें देखा गया कि उस मानव कंकाल के डीएनए में मलेरिया के क्या थे, कीटाणु विद्यमान थे। ये मलेरिया के साक्ष्य मिले हुए हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है कि मलेरिया के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी सभ्यता के पैरेलल ईरान इराक देखेंगे, ईरान इराक में पल रही थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बारे में इसके बाद जस्ट एक वीडियो डालेंगे, उसमें चर्चा सब की जाएगी। तो फिलहाल हमें ध्यान देना है कालखंड के विभाजन में। तो दोस्तों इसके बाद आगे चलें तो देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व के बाद हमारा लग जाता है ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को यदि दोस्तों बांटे तो ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला जो भाग है वो होगा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों दूसरा इसका जो पार्ट होगा वो होगा मध्य भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास। और दोस्तों जो इसका तीसरा पार्ट होगा ऐतिहासिक काल का वो होगा आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास 1947 तक माना जाता है। और यदि इसके चौथे पार्ट की बात करें तो 1947 से कब अब तक कर दें, अब तक का इतिहास कहलाएगा, है ना, आधुनिक भारत के बाद का इतिहास या 1947 के बाद का इतिहास। दोस्तों इसके कालखंड की यदि चर्चा करें तो आप यहां पर देखेंगे कि ये 2300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जा रहा है। यानी कि वैदिक सभ्यता हमारी 1707 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली हुई है। जहां से हमारा आद्य इतिहास खत्म होता है वहीं से हमारा लग जाता है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों देखेंगे कि ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से और जो 1947 तक या कह दें अब तक क्या है, ऐतिहासिक काल, अभी भी ऐतिहासिक काल चल रहा है। दोस्तों क्रमशः यदि इसका बंटवारा करें तो आप देखेंगे कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक चलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डेटें ईसा पूर्व और ईस्वी परिवर्तन हो रहा है। 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, यानी कि 600 बीसी से 712 एडी तक का समय क्या कहलाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बाद दोस्तों दूसरा बात करें तो होगा मध्य भारत का इतिहास। और मध्य भारत के इतिहास का यदि हम बंटवारा देखें तो होगा 712 से लेकर और ये चलेगा 1750 तक, ईस्वी तक चलेंगे दोस्तों। ये सब ईस्वी चल रहा है, ईसा पूर्व यहां से खत्म हो गया, ईस्वी तक। और दोस्तों यदि आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत होगा, और आधुनिक भारत होगा 1750 से लेकर कब तक, 1947 तक। इसको आप याद रखिए, ईस्वी 1947 ईस्वी। और बाकी का इतिहास आपको पता है कि 1947 ईस्वी से अब तक का इतिहास रखा जाएगा ऐतिहासिक काल के अंदर। तो दोस्तों इसमें भी कारण है कि इतिहासकारों ने इसको अलग अलग कालखंड में विभाजित किया। जैसा कि आप देखेंगे
कि 712 ही क्यों लिया गया, 800 कर सकते थे, 750 कर सकते थे। दोस्तों देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व तक हमारी प्राचीन सभ्यता यहां पर क्या कर रही थी, निवास कर रही थी। लेकिन 712 में पहली बार हुआ सफल विदेशी मुस्लिम आक्रमण जो था मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया और इसी के बाद आरंभ हो गया मध्यकाल का इतिहास। तो दोस्तों देखेंगे कि 712 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का जो टाइम काल है, समय काल है, वो दोस्तों अधिकतर मुगलों को समर्पित है। लेकिन इसके बाद यही देखेंगे कि 1600 ईस्वी में, है ना, 1600 ईस्वी में यहाँ पर आ जाते हैं अंग्रेज और स्टार्ट कर देते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसी टाइम पर अंग्रेजों के आने के बाद भारत में स्टार्ट हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास 1947 तक चलता है, जब तक कि अंग्रेज ये देश छोड़कर चले नहीं जाते हैं। तो दोस्तों 1947 के बाद ये अपना टाइम आ गया। तो दोस्तों 1947 के बाद अब तक का समय भी किस में रखा जाएगा, ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। इसके जस्ट बाद इसका अगला टॉपिक होगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों चूंकि ठंड ज्यादा पड़ने लगी है, आप अपना ध्यान रखिए, गलन बारा एरिया है, शीत लहरें चलने लगी हैं, इसलिए उत्तर भारत में थोड़ा सा ठंड का माहौल ज्यादा है, अपना ख्याल रखिए। दोस्तों यदि यह जानकारी या ये वीडियो आपके इतिहास पढ़ने में थोड़ा भी मदद कर रहा हो तो आप हमारे चैनल जीएस प्रयाग एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना। चूंकि यदि आपने सब्सक्राइब किया तो हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे और आने वाले ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे, है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।